नहीं वो क्या होते हैं ना, क्या कहते हैं, मीम्स होते हैं ना। हाँ, डीपी, हाँ डीपी, पिक्चर डिस्क्रिप्शन।
Okay, let's start. So कल के लेक्चर में हम लोग स्टैंडिंग वेव्स का एनर्जी का डिस्कशन करते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट कि the energy between a node and an antinode is locked. It cannot leave that region, but within that region it is not confined in one place or another. It keeps moving back and forth and interconverting between kinetic and potential, right? There's a distribution of it, and when the string is straight and crossing its mean position, then all the energy is in the form of kinetic and is most dense at the antinodes, and the string has stopped in one of the extreme positions, then most of the energy is at the nodes in the form of potential energy, right? तो अब जो है बस लास्ट पार्ट इसका ये है is to find these values of energy and how they are distributed in space and time, which we can do by utilizing the formula that the kinetic energy density, which is kinetic energy per unit length, जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ. दिस रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, जस्ट लाइक मास पर यूनिट लेंथ. तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, एंड वी ऑलरेडी नो कि ये जो होता है हमने ट्रैवलिंग वेव्स में डिस्कस किया था, इट इज हाफ म्यू टाइम्स द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द वेव फंक्शन का स्क्वायर, राइट? एंड द काउंटर पार्ट फॉर पोटेंशियल एनर्जी is uxt, which is potential energy density, and that is half tension times the spatial derivative का square, right? जब हम ट्रैवलिंग वेव्स पढ़ रहे थे तब हमारा वेव फंक्शन y इक्वल्स टू yxt इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस पाई था, तो वो y हमने यहाँ डाला था और फिर एक्सप्रेशन मिला था जिससे इफ यू रिमेंबर काइनेटिक एंड पोटेंशियल हैव द एग्जैक्ट सेम वैल्यू एट ऑल टाइम्स. दे हैव सेम मैक्सिमम वैल्यू, सेम जीरो वैल्यू, एंड एट द सेम टाइम एक्सट्रीम पे काइनेटिक पोटेंशियल दोनों जीरो होते हैं, मीन पोजीशन पे काइनेटिक पोटेंशियल दोनों मैक्सिमम होते हैं, राइट? यहाँ पे the yxt function is a different function. Let's say 2a sin kx. सर दो का डेरिवेशन क्या है ऊपर जो दो इक्वेशन लिखे हैं? काइनेटिक का तो मैंने किया था, दैट्स सिंपली काइनेटिक एनर्जी. इफ यू टेक अ स्मॉल पीस जिसका मास म्यू dx होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ मास इनटू स्पीड स्क्वायर होगी dk. एंड पोटेंशियल का एलोंगेशन के एक्स का जैसा. हाँ, पोटेंशियल का एलोंगेशन है और उसमें भी ये है कि टेंशन अज्यूम कांस्टेंट है, तो जब तुम x से ds तक स्ट्रेच करोगे तो जो वर्क उसमें किया गया होगा वो t इनटू ds माइनस dx किया गया होगा, और वो ds माइनस dx जो है वो डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर की तरह लिखा जा सकता है. इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली. स्ट्रिंग अगर सीधा है और ये dx है तुम्हारा, और फिर वेव के होने के कारण अब वो ऐसा दिखता है, खिंच गया है, वो ds हो गया है, तो ये पार्ट उसका dx है, dy है, तो ds जो है वो dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर का रूट है, और छोटा जो वर्क करना पड़ेगा उसको ds लंबा करने, वो कितना उसको दिया गया है, राइट? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट रह रहा है, अनलाइक अ स्प्रिंग फोर्स विच इज डिपेंडेंट ऑन, जब वो लंबा होता है तो फोर्स भी बढ़ जाता है ना, kx, तो इसलिए वो हाफ kx स्क्वायर हो जाता है. लेकिन यहाँ पे हम अजम्पशन वही चल रहा है हमारा वेव का कि टेंशन चेंज नहीं होता है, तो डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में कर पा रहा हूँ. डिस्प्लेसमेंट मतलब एक एंड अगर फिक्स माने तो दूसरे को कितना खींच दिया गया होगा, राइट? और फिर तुम इसको लिख सकते हो, ds को मैं यहाँ से लिख दूंगा 1 प्लस डेल बाय एक्स स्क्वायर की पावर हाफ माइनस 1, राइट? ऐसे करके जीरो है तो इसको बाइनोमियल से अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है, टी डी एक्स 1 प्लस हाफ del pi by del x whole square, right, which gives you, and this is du dw which is the same as du. जितना वर्क किया होगा उतना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीमेंट हो गया होगा, तो ये dx यहाँ ले लो तो ये बन गया, ठीक है? ऑलराइट. अच्छा, अब जो है, so I'm going to apply these results to the static and get the corresponding expressions. Therefore the kinetic energy density with place and time is going to be what? Half mu, पूरा स्क्वायर हो जाएगा, उसमें से 2a sin के x किसी नहीं, क्योंकि टाइम डेरिवेटिव ले रहे हो, तो 4a स्क्वायर बन गया और साइन स्क्वायर के x बन गया. लेकिन cos ओमेगा डेरिवेटिव ओमेगा साइन ओमेगा t हो जाएगा, तो एक ओमेगा ही बाहर आके स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर बन जाएगा.
So you're going to have 4a square omega square, and we will have sine square kx and sine square omega t, which is basically 2 mu a square omega square sine square kx sine square omega t. This is kinetic energy density with place and time. Similarly, potential energy density with place and time will be half tension, और अब स्पेशल डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का, तो cos ओमेगा t किसी काम का नहीं है, तो 2a cos ओमेगा t डायरेक्टली स्क्वायर हो गया, sin kx का डेरिवेटिव cos बनेगा और एक k बाहर आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर k स्क्वायर स्क्वायर cos स्क्वायर बन जाएगा, राइट, which is basically 2a स्क्वायर k स्क्वायर. बट तुम्हें पता है कि ए स्क्वायर तो इधर दोनों में है और म्यू ओमेगा स्क्वायर टी के स्क्वायर के बराबर होता है. म्यू ओमेगा स्क्वायर और टी के स्क्वायर एक ही चीज होती है, क्योंकि के को तुम लिख सकते हो ओमेगा बाय सी और सी को लिख सकते हो टी बाय म्यू, राइट. तो इसके सामने जो कोएफिशिएंट्स लिखे हैं वो यही हैं, तो मैं उसको वही लिख देता हूँ 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन बस डिफरेंस है कि कॉस स्क्वायर के एक्स है और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है. That's the only difference. So essentially, if I say that 2 mu a square omega square is some beta, then the kinetic energy density and the potential energy density are simply beta, and this is a sine square in space and a sine square in time, and this is a cos square in space and a cos square in time. Of course, that depends on having taken this yxt. If there was a different yxt, cos kx, cos omega t or something, so they might have been different. But that's really the situation we have. And then now you can look at it and compare against what we discussed yesterday, which is how the energy will vary in the wave, right? So consider something like एक मिनट. उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये जानना कि ये रिजल्ट एग्जैक्टली क्या है, लेकिन ये याद रख लो, क्योंकि ये ट्रैवलिंग वेव में भी तुम इससे एनर्जी निकाल सकते हो, स्टैंडिंग वेव में निकाल सकते हो, और कुछ और भी दे दें अगर मान लो एज अ मेड अ प्रॉब्लम, इफ दे गिव यू अ पैसेज टाइप प्रॉब्लम and say a wave which is a some function, not a sine function even, because ऐसा कोई मजबूरी नहीं है कि वो साइन फंक्शन ही दें तुमको, राइट. आई मीन साइन फंक्शन है हमारे सिलेबस में, वही हमको करना है, लेकिन आई मीन द लॉजिक ऑफ वेव्स इज जनरल. So they could say let there be some hypothetical wave ixt which is some polynomial in x and time, right, or exponential in x and time, or logarithmic, and then find the energy stored in this much length of it. Then of course this is the general expression to use. You can't remember these because they are then specially for the sine waves, but this is true for all waves. This y will function whatsoever. ठीक है, तो एनर्जी का जहां तक वेव्स में सवाल है, अगर तुम बस ये दो फॉर्मूलाज याद रख लो और वो पावर वाला याद रख लो. तो ये हर वेव के लिए ट्रू है, नॉट ओनली साइन वेव्स बट एनी वेव्स, एंड पूरा एनर्जी का चर्चा इसी से हो जाएगा. नथिंग एल्स नीड्स टू बी नोन. आई मीन ठीक है, ऑफ कोर्स यू शुड अंडरस्टैंड हाउ द एनर्जी गोज फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड व्हिच हैज मोर एनर्जी, व्हिच हैज लीस्ट एनर्जी, वो सारा तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, बट एज फार एज द मैथमेटिक्स इज कंसर्न्ड, दिस इज ऑल देयर इज that is needed to completely talk about energy in a wave of any kind, traveling, standing, sine, non-sine. ठीक है, clear? Yes. So let's see what these two are predicting. अगर मैं इस string का वही दो configurations consider करूं जो last time हम कर रहे थे, कि मान लो ये node है, मैं एक loop ले रहा हूं node के बीच का, एक तो extreme position है और एक mean position है, दो positions मैं consider कर लेता हूं. मैंने कल भी ड्राइंग बनाया था. एक्सट्रीम पोजीशन में तुम्हें पता है कि तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी जो नोड पे आके पाइल अप हो गई है और फिर वो बीच तक फेड करेगी, क्योंकि एंटी नोड पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि वहां पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं है और वो कभी भी नहीं होती उसके पास. ठीक है, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोटेंशियल एंड दैट इज ऑल द एनर्जी देयर इज, बिकॉज द स्ट्रिंग इज एट रेस्ट एट दिस मोमेंट. But when the string has reached the mean position, then all of the energy from the nodes has been pulled in the middle, and the kinetic energy is the most dense in the middle, and then it fades towards the nodes because the nodes never move.
right? This is the kind of distribution of energy you will see, and it will fluctuate, right? As the string goes, you will have like this and this. So now you can check those two expressions. मेरा जो kinetic का expression आया है वो आया है बीटा sin square kx sin square omega t, और potential energy का जो expression आया है वो आया है बीटा cos square kx cos square omega t. So let's see. जो इसका स्पेशल पार्ट है, अगर टाइम को एक जगह रोक दो, एक टाइम फिक्स कर दो, तो ये एक पार्ट कांस्टेंट हो गया, तो देन यू आर टेकिंग वन ऑफ दीज, राइट? ईदर दिस और एनी वन ऑफ दैट, यू स्टॉप्ड इट देयर, एंड देन बाय वेरिंग x you are moving along it and seeing how the energy changes, right? दोनों का सम भी बीटा है। हाँ, वो भी है, दोनों का सम भी देख सकते हैं। और एंड द अदर थिंग इज दैट if you want to consider two different configurations and compare them with each other, इनको मैं नाम दे देता हूँ। ये configuration 1 है which is an extreme, और ये configuration 2 है which is the mean. If you want to only look at one configuration and see how energy is distributed in space in that configuration, then you must pause time. You have to stop it when the string looks like this. So these parts will become constant, and then by analyzing this function you can go from here to here and see where it increases, where it decreases. And if you want to compare two different configurations against each other, then you must also allow different times, because this is at some time and this is at a different time, right? So these two are different. I mean, this will be some value for this and some other value for this, similarly this, right? So let me say कि मैं configuration 1 को देख रहा हूँ पहले, तो मैंने time pause कर दिया है, और मेरा याद रखो wave equation क्या है? Wave equation है 2a sin kx cos omega t. तो टाइम वाला पार्ट देखो कि अगर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है, यानी सब लोग अपने अपने SHM में पॉजिटिव एक्सट्रीम पहुंच गए हैं, तो ये cos ओमेगा t क्या बता रहा होगा? अभी क्या वैल्यू होगा इसका? कांस्टेंट होगा ना, 1 प्लस 1। ये तो वेव का शेप है ना, ये वाला तो वेव का शेप है, ये तो एनर्जी है, ये वेव का शेप है। सो इफ आई एम लुकिंग एट कॉन्फ़िगरेशन 1, then for configuration 1 what is the cos omega t value? For configuration 1 what is the cos omega t value? 1, right? Yes, so but it can be any constant, right? Why 1? ये एक्सट्रीम है ना, अच्छा समझ गया। ये एक्सट्रीम है जहां पे वो रुक गया है। अगर एक्सट्रीम नहीं बोला तो इट विल बी सम कांस्टेंट। हाँ, it will be some constant if I want some intermediate place. If I want configuration 2, तब cos omega t की वैल्यू 0 है, तो regardless of where you are located on the string, your displacement is 0 at this moment. Everybody is crossing mean position. टाइम ही तो कंट्रोल करेगा ना डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में। yes. समझ गए तुम? तो इसकी वैल्यू जो है 1 है फॉर कॉन्फ़िगरेशन 1 एंड 0 है फॉर कॉन्फ़िगरेशन 2। तुम लोग सब समझ रहे हो ना ये चीज? हाँ सर। तो अब कॉन्फ़िगरेशन 1 को पकड़ते हैं, अब एक टाइम पकड़ते हैं, वो टाइम जब cos ओमेगा t 1 होता है। तो जिस टाइम cos ओमेगा t 1 होगा उस टाइम sin ओमेगा t क्या होगा? 0। यानी रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज 0 एवरीवेयर, करेक्ट? यस सर। है ना? तो काइनेटिक एनर्जी पूरा 0 हो गया, किसी के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज एट रेस्ट राइट नाउ, बट cos ओमेगा t इज 1। तुम कह रहे हो तो ये वाला cos ओमेगा t 1 हो गया है, यानी सबकी पोटेंशियल ऑल्दो पोजीशन डिपेंडेंट है लेकिन टाइम में अपनी अपनी मैक्सिमम पर है। कोई भी एक पार्टिकल तुम पकड़ते हो तो जब वो ऑसिलेट करता है तो उसकी पोटेंशियल बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है। अलग अलग लोगों की पोटेंशियल अलग अलग है एक दूसरे से, लेकिन किसी एक की भी टाइम में वेरी करती है। तो किसी की भी टाइम में मैक्सिमम तब होती है जब सब अपने अपने एक्सट्रीम पे पहुंचे होते हैं। तो अगर तुम बोल रहे हो cos ओमेगा t 1 है, स्ट्रिंग अपना एक्सट्रीम पे पहुंच गया है, तो ये वाला फैक्टर भी 1 हो गया इधर पोटेंशियल एनर्जी में। अब पोजीशन से डिसाइड होगा कि कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है। तो अब खुद सोचो, नोड जो होता है हमारा, ये नोड है x इक्वल टू 0 है मान लो, या रादर ऐसे सोचो कि अगर ये 2a sin kx वेव का एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है ना, तो नोड पे sin kx की वैल्यू क्या होगी? अगर ये वेव का इक्वेशन है तो नोड्स पे
ये पूरा चीज जीरो होना चाहिए, क्योंकि नोड वो होता है जो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हमेशा रेस्ट पे रहता हो. So nodes are located in space by the value sin kx being 0. You all follow? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Which means cos kx is 1. cos omega t तो ऑलरेडी 1 है. टाइम जो तुमने पकड़ा है उसमें तो cos omega t ऑलरेडी 1 है. ये फैक्टर खत्म है. अब तुम एक पर्टिकुलर लोकेशन भी देख रहे हो. कौन सी? नोड. नोड पे sin kx 0 होता है तो cos kx 1 होना चाहिए. तो नोड पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्स है, बीटा उसकी वैल्यू है. लेकिन जब तुम नोड से चलना चालू करोगे तो ऑब्वियसली cos kx जो अभी 1 है नोड पे वो डिक्रीज होगा. तो पोटेंशियल एनर्जी जो है डिक्रीज होगी एज यू मूव अवे फ्रॉम द नोड. व्हेन यू गेट टू द एंटी नोड in the wave function is given by the value of sin kx being 1, because that is when you get 2a amplitude का oscillation. लेकिन but sin kx is 1 तो cos kx is 0, यानी at the node the potential energy is 0, which is true. Then as you continue moving you get an node, sorry, antinode पे potential is 0. Then as you move towards node you again find an increase of this function. So as you move from node to antinode to node to antinode you get a cos का function, cos square का function. यानी अगर मैं potential energy का plot बनाऊंगा with only space at a particular time तो I will find a cos square function. नोड पे मेरे को उसका मैक्सिमा मिलेगा, एंटी नोड पे 0, नोड पे मैक्सिमा, एंटी नोड पे 0. तुम लोग समझ रहे हो? ये एक टाइम पे बनाया गया है. Yes. इस तरीके से I will see the situation of potential energy as I move along the string. The cos square function then dictates spatially. अगर तुम configuration 2 में आ जाओ तो पहले टाइम करेक्ट पकड़ो. वो टाइम होना चाहिए जब cos ओमेगा t 0 होता होगा, क्योंकि सब लोग 0 पर है रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन. ये वो टाइम है जब सब लोग मीन पोजीशन क्रॉस कर रहे हैं. तो cos ओमेगा t 0, देयरफॉर ये भी cos ओमेगा t है, ये भी 0, यानी नोबडी हैज पोटेंशियल एनर्जी. जब भी cos ओमेगा t 0 हो गया तो x से फर्क नहीं पड़ता, सबका 0 है. करेक्ट है. इस कॉन्फ़िगरेशन में देयर इज नोबडी हु हैज एनी पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज़ द स्ट्रिंग इज इन इट्स अनडिफॉर्म्ड लेंथ. बट काइनेटिक एनर्जी है. अब cos ओमेगा t 0 तो sin ओमेगा t 1 है, यानी सबके पास अपना अपना मैक्सिमम है. सबका मैक्सिमम बराबर नहीं है, बट एवरीबॉडी हैज देयर ओन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी राइट नाउ बिकॉज़ एवरीबॉडी इज क्रॉसिंग देयर मीन पोजीशन राइट नाउ. तो ये sin ओमेगा t भी 1 है. अब स्पेस में काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो साइन स्क्वायर फंक्शन से ट्रैक होगा कि नोड पे अगर तुम जाओगे, नोड sin kx 0 होता है तो ये sin kx भी 0 है, तो नोड पे काइनेटिक 0 होनी चाहिए, व्हिच इज ट्रू. और एंटी नोड पे sin kx 1 होना चाहिए तो ये 1 होता होगा. तो एंटी नोड पे ही काइनेटिक का मैक्सिमम है और वो बीटा ही है, वो यहाँ पर है. सो एज यू मूव थ्रू स्पेस you'll find maximum of kinetic, minimum of kinetic. इसका स्प्लिट ग्राफ बन जाएगा किसी भी इंस्टेंट पर. काइनेटिक मैं इसमें ब्लू में बना रहा हूँ और पोटेंशियल में इसमें, पोटेंशियल मैंने ऑलरेडी बना दिया है. ठीक है, ये K है और ब्लैक वाला U है. मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. एनर्जी डेंसिटी का प्लॉट विद पोजीशन है एट अ सर्टेन टाइम. स्नैपशॉट है ये. Make sense? All right. So that's that. And also then, Sir, irrespective of the time, antinode का potential will be always 0 and हाँ, node का correct. kinetic will be always 0. करेक्ट बिल्कुल, क्योंकि वो तो इनके साइन के एक्स और कॉस के एक्स से ही गवर्न हो जाता है. हाँ sir. क्योंकि एंटीनोड की डेफिनेशन ये साइन के एक्स इक्वल टू 1, तो एंटीनोड पे पोटेंशियल हो ही नहीं सकती है. और नोड की डेफिनेशन ये साइन के एक्स इक्वल टू 0, तो नोड पे काइनेटिक हो ही नहीं सकती, टाइम कुछ भी हो रहा हो. The last thing here, which will be the end of the chapter, is that you can think about कि अगर एक स्ट्रिंग है जो फंडामेंटल मोड में चल रहा है, ठीक है, पूरा स्ट्रिंग ही एक लूप है, तो उसमें टोटल कितनी एनर्जी है. ऑफ कोर्स यू कैन इंटीग्रेट द डेंसिटी अक्रॉस द लेंथ एंड फाइंड द टोटल, राइट, क्योंकि डी के बाय dx लिखा है, तो उसको dx उधर लेके इंटीग्रेट कर दोगे स्पेस में टाइम को कांस्टेंट रखते हुए, तो एक इंस्टेंट पे पूरा एनर्जी का सम आ जाएगा. ठीक है, तो Excuse me, sir. हाँ, Sir, if I were to find the entire energy in a string, I would integrate and add both, right? The kinetic energy and the potential energy. so the thing is, of course, in general that's true. Like if you take a intermediate position, then the string has a mix of both forms of energy. So as you run from this end to that end, for every element you add up its kinetic and potential. But since the total between these two is conserved, you are much better off
picking one of these two special configurations, because in these configurations the energy is all in only one form. Right, sir. So you So can pick this. between uska and half, na, not the entire loop. ठीक है, इसको करके डबल कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है. आई मीन लूप टू लूप अगर नोड टू नोड की एनर्जी चाहिए टोटल, मान लो, ये अलग बात है कि एनर्जी नोड और एंटी नोड के बीच में कंजर्व्ड है, राइट? Yes, sir. लेकिन लूप जो डबल है उसकी डबल है उसकी एनर्जी. जनरली लूप की एनर्जी में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि हार्मोनिक का नंबर डिसाइड होता है लूप से, राइट? इफ दिस इज अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स and is playing in the third harmonic, then there are 3 loops in it. So if I want to find the total energy, if I know the energy in one loop, I can simply multiply it to 3. Make sense? Yes. तो ये जो बात बोल रहा है कि अगर मेरे को टोटल एनर्जी चाहिए नोड टू नोड, तो आई हैव टू इंटीग्रेट. टेक्निकली yes, you have to integrate the sum of kinetic and potential, but why not pick a nicer configuration in which all of the energy is only one form, either potential or kinetic? So let's say you pick this configuration too, then you have no potential because everybody has zero potential at that time, and then you simply take the kinetic function and start integrating from here to here, 0 to lambda by 2 dx के साथ इसको इंटीग्रेट करना है. टाइम कांस्टेंट मानना है इंटीग्रल के दौरान, क्योंकि तुमने पॉज किया होगा, पॉज करना पड़ेगा टू बी एबल टू गो अक्रॉस द स्ट्रिंग, एडिंग अप ऑल द लिटिल पीसेस ऑफ एनर्जी. द स्ट्रिंग वुड हैव स्टॉप्ड. यू हैव टू स्टॉप इट, because if you're not stopped it and moving, it is also moving, so things are changing. So time will be treated as a constant for the purpose of that spatial integration. So ये sin square omega t बाहर आ जाएगा और ये जो x का फंक्शन है इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से lambda by 2. तो तुम्हें टोटल एनर्जी इस रीजन का मिल जाएगा, which is in the form of kinetic right now, but will later be in the form of potential. At an intermediate place will be a mix of both. तो ये भी तुम फाइंड कर सकते हो, राइट? तो एक प्रॉब्लम की तरह मैं इसको दे देता हूँ, इसको कर लो, एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस. अगर एक स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है, पहले तो ये बताओ मुझे कि अगर एक स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है अपने फंडामेंटल मोड में, स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल मोड इज गिवन बाय, लेट्स से यही ले लो, 2a sin kx cos omega t, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स है, ठीक है, मान लो फंडामेंटल में वाइब्रेट कर. तो फाइंड फर्स्ट yxt for the nth harmonic and b energy in fundamental mode, c energy in the nth harmonic. Total energy, assuming ये assumption है, assuming amplitude is the same in fundamental and nth harmonic. पहले तो बी कर लो, तुम लोग बी पार्ट पहले कर लो. स्ट्रिंग का म्यू मान लो म्यू है. सॉरी, पहले बी पार्ट करो. Excuse me, sir. हाँ. Sir, I understood how we can take the entire energy in a string, but suppose I was to integrate both the kinetic energy and the potential energy and then add. So I would still have a term that has T in it, right? Which I can vary as it goes on. So, and that would somehow imply that the total energy changes with time, which is not true. No, So, you won't get a term with the T in it. okay, so it would cancel out. Yeah. All right. Thank you, sir.
तो लैम्डा को क्या सब्स्टिट्यूट किया? के और लैम्डा में रिलेशन होता है ना, हाँ सर, के और लैम्डा रिलेटेड होते हैं ना, k and lambda have a relationship, right? K is 2 pi by lambda. हाँ सर, थैंक So यू। you can give your answer in terms of k. Your answer can have any of the symbols that are in the problem statement, right? हाँ सर, तो n आएगा तुम्हारे आंसर में, b में तो नहीं आएगा n, लेकिन a और c में n आएगा, n आ सकता है। तो बीटा और लिख सकते हैं आंसर में। बीटा की वैल्यू डाल दो ना, ओके सर, तुम्हारे आंसर में a आ सकता है, k आ सकता है, ओमेगा आ सकता है और म्यू आ सकता है, ये सब सिंबल दिए हुए हैं। सर बीटा वाज 2 म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट? 2 म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है अर्नव, पार्ट ठीक है। बाकी पार्ट्स भी कर लो। परिजात करेक्ट है। बी क्या है? बी, अच्छा बी का आंसर, ओके करेक्ट है। परिजात कुछ मिसिंग है इसमें, के नहीं आएगा, के और पाई नहीं आएगा। मुझे पता नहीं है एक्चुअली किसका करेक्ट है, मैं भी देख लो, सॉल्व कर लेता हूँ।
परिजा तुम्हारा करेक्ट नहीं है, कुछ मिसिंग है इसमें। पार्थ और अर्णव करेक्ट है। मेरा आज बी में टाइम नहीं आएगा। देखो तुम एक पर्टिकुलर टाइम पे देख रहे होगे ना, स्ट्रिंग को इंटीग्रेट कर रहे होगे, तो टाइम वाला फैक्टर कुछ कांस्टेंट हो जाना चाहिए। रिदम एन वाला फैक्टर देख कॉस वाले टर्म में भी आना चाहिए। नेथ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होता है फंडामेंटल से, और एन वाला फैक्टर तेरा जो साइन वाले के अंदर है वो भी सही जगह नहीं है। देख कैसे चेंज होना चाहिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ व्हेन यू गो टू द nth हार्मोनिक। सर लेंथ को किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? वेवलेंथ के टर्म्स में। वरुण करेक्ट आंसर है 2 म्यू इज पाई। 2 नहीं रहेगा वरुण, देख ले एक बार न्यूमरेटर में, देयर विल बी नो 2 इफ यू इंटीग्रेट करेक्टली। पार्थ एल नहीं चाहिए, लैम्डा होना चाहिए ना, एल दिया थोड़ी है। सर और देख लैम्डा भी नहीं दिया ना। लैम्डा दिया है ना,
के दिया है ना, के के टर्म्स में आएगा, और कॉस वाले टर्म में भी एन आएगा, ओमेगा ओमेगा नहीं रहेगा ना nth हार्मोनिक में। राइट। अर्नव तेरा ए भी करेक्ट आंसर है, सी में देख एक गड़बड़ है, वही क्रूशल चीज है इस प्रॉब्लम में। सर फर्स्ट पार्ट करेक्ट है क्या जो भेजा उसका? हाँ, लेकिन कॉस ओमेगा टी वाले में भी चेंज करना रहेगा तो। हाँ सर। सभी करेक्ट है। एक सेकंड देख रहा हूँ।
नहीं चिन्मय, एक एन नहीं आएगा उसमें। परिजात करेक्ट है एक आंसर, पार्थ करेक्ट है एक आंसर, मिराज करेक्ट है एक का आंसर, लेकिन कॉस में 2 कैसे आ गया? 2 नहीं आएगा। रिदम करेक्ट है एक आंसर, हर्षित साइन में भी एन आएगा। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों चेंज हो जाता है ना एनथ हार्मोनिक। देखो पहले तो मैं बी पार्ट कर देता हूँ। सर सी पार्ट के लिए और टाइम दीजिए ना। आज सी पार्ट कर लो, मैं बी पार्ट कर रहा हूँ केवल। बी पार्ट के लिए केवल हमको एनर्जी फाइंड करनी है टोटल। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये कॉन्फ़िगरेशन में काइनेटिक ऐड कर देता हूँ, सारी वही टोटल हो जाएगी ऑब्वियसली। और वैसे भी जब तुम फंडामेंटल मोड में निकाल रहे हो तो पूरा स्ट्रिंग एक ही है, यानी नोड टू नोड λ/2 डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो देयरफॉर अगर तुम नोड टू नोड जा रहे हो तो निकाल सकते हो तुम कि इस कॉन्फ़िगरेशन में इसको पॉज कर दो और फिर सारी काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दो। नहीं परिजात एन टाइम्स नहीं होगा, देख फिर से। लूप्स भी है। For everybody who's giving me an answer for C, consider the fact that you have more loops also. Energy per loop and number of loops also, right? अच्छा, सो यहाँ से यहाँ का काइनेटिक सम करना है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है जिसमें सब लोग मीन पोजीशन क्रॉस कर रहे हैं। मीन पोजीशन क्रॉस कर रहे हैं मतलब कि cos ओमेगा टी 0 हो गया है इस टाइम पे, जिस टाइम पे तुमने पॉज किया है। तो साइन ओमेगा, तो पोटेंशियल तो 0 ही हो गया ऑब्वियसली, काइनेटिक मैक्स हो गई, तो साइन ओमेगा टी वाला फैक्टर 1 हो चुका है। तो बस मेरे को इसको स्पेस में इंटीग्रेट करना है, इतने पार्ट को। तो मैं लिखूंगा in configuration 2 all energy is kinetic, so adding that up dk equals to beta sine square kx dx 0 से λ/2 के। तो इसको हम ये कर सकते हैं कि इसको β/2 कर दो तो अंदर 2 sin square kx हो जाएगा, जिसको मैं cos बना सकता हूँ, cos 2 बना सकता हूँ। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1 minus cos 2 kx dx 0 से λ/2 बराबर है। और इस टाइप के इंटीग्रल में हमेशा ये होता है कि जब cos 2 के x बने तो वो sin 2 के x होगा, जो 0 पे तो 0 ही देगा और λ/2 पे भी 0 देगा। देखो जब ये sin 2 के x बन जाएगा और x की जगह तुम λ/2 डालोगे तो 2 2 कैंसिल, तो k लैम्डा बचेगा, sin k लैम्डा, और k जो है 2π/λ होता है, तो sin 2π बचेगा जो कि 0 होता है। तो बेसिकली अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों डालने से sin 0 हो जाएगा, तो केवल पहला टर्म 1 बचेगा जिसका इंटीग्रल λ/2 हो जाएगा। समझ गए सब लोग? Yes, sir. और b की वैल्यू है 2 म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और लैम्डा को लिख सकते हैं 2π/k, क्योंकि हमें k के टर्म्स में लिखना है, लैम्डा तो दिया हुआ नहीं है, और नीचे 4 है, तो ये सब कट गया, तो हमारे पास आ गया म्यू पाई a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई k। दैट्स द आंसर टू द बी पार्ट। गौरव साइन स्क्वायर को डबल कर दिया ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, तभी तो इंटीग्रेट करेंगे उसको। साइन स्क्वायर का इंटीग्रल थोड़ी पता होता है हमको। पार्थ करेक्ट है सी का आंसर। ठीक है, ये तो बी का आंसर हो गया। परिजात करेक्ट है सी का आंसर। मिराज एक सी में देखो, दो चीज तुम्हें अकाउंट में लेना पड़ेगा। एवरी लूप हैज हाउ मच एनर्जी एंड हाउ मेनी लूप्स आर देयर इन टोटल। टोटल एनर्जी ऑन द स्ट्रिंग फाइंड कर रहे हो तुम, नॉट पर लूप, राइट? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर क्लैरिटी। So but C में एक डाउट है कि like I have integrated from 0 to the λ/2, तो फिर उसमें मुझे लैम्डा बाय okay, 2, लैम्डा भी चेंज हो जाएगा। हाँ मतलब n λ/2 वही जो मिल रहा था लैम्डा बाय 2, λ'/2। लैम्डा बाय 2n। हाँ सर, हाँ तो उससे like I am getting only for the half loop, right? For one हाँ, loop. फॉर वन लूप, Understood. करेक्ट।
ठीक है, अब ए पार्ट में क्या है, तुम nth हार्मोनिक की इक्वेशन लिखना चाह रहे हो। अब nth हार्मोनिक में क्या होगा, कंपेयर टू द फर्स्ट हार्मोनिक which is the whole string is one loop, the nth harmonic will be the same string oscillating in n loops. Correct. So therefore, lambda in the nth harmonic will be lambda of the fundamental by n, obviously, which implies k in the nth harmonic will be n times the fundamental k, क्योंकि k lambda का inverse होता है 2 pi by lambda. lambda by n हो गया है तो k n k हो जाएगा। ये समझा तुम लोगों को? You all follow? Yes, sir. And at the same time, omega of the nth harmonic will be n times omega of the fundamental. वो तो होता ही है, nth हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो फंडामेंटल का n टाइम्स होता है। ठीक है, ये तुम ऐसे भी देख सकते हो क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट है स्पीड, तो अगर वेवलेंथ बाय n हो गया है तो फ्रीक्वेंसी n टाइम्स हो जाना चाहिए। सर ऑल्सो फेजर को उतना टाइम फास्ट चलना पड़ेगा। हाँ करेक्ट। तो अब देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द nth हार्मोनिक क्या हो जाएगा, अज्यूमिंग कि एम्पलीट्यूड सेम है जो कि दिया हुआ है, तो yxt ऑफ द nth हार्मोनिक हो जाएगा 2a sin nkx cos n omega t। सब समझ गए ये चीज? So can you repeat this part where you wrote nk and n omega? Can you just go over it again? In the nth harmonic you have n loops, in the first harmonic you have one loop, so the wavelength has decreased by a factor of n, correct? Yes, sir. So the k wave number must have increased by a factor of n because k is 2 pi by lambda, it's an inverse of lambda. Got it, sir. So the k for the nth harmonic is n times the k of the fundamental, Yes, sir. and frequency of course in the nth harmonic is n times the frequency of the fundamental. Got it, sir. Thank you. ठीक है, सो ये तुम्हारा nth हार्मोनिक का इक्वेशन है। अब जो प्रोसेस तुमने बी में किया एनर्जी निकालने के लिए, वही प्रोसेस तुम यहाँ पे करोगे एनर्जी निकालने के लिए। दो डिफरेंस होंगे, एक तो जब तुम एक लूप के लिए निकालोगे तो 0 से लैम्डा बाय 2 नहीं करोगे, 0 से लैम्डा बाय n बाय 2 करोगे, क्योंकि अब इसका वेवलेंथ ही लैम्डा बाय n है। डू यू फॉलो? Yes, sir. ठीक है, सी पार्ट के लिए एनर्जी इन वन लूप ऑफ द nth हार्मोनिक के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, उसी टाइम पे रोक लेंगे उसको, तो हमारे पास आ जाएगा 0 से लैम्डा बाय 2n। सब लोग समझ रहे हैं क्यों? साइन स्क्वायर n के x dx and beta, this will be the energy in the nth harmonic, energy of loop in the nth harmonic। तो ये प्रोसीजर एकदम सेम है, द ओनली डिफरेंस विल बी कि जब तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और इसको कॉस बनाओगे, आई मीन कुछ नहीं होगा इधर, तो सेम ही हो जाएगा, 1 बन जाएगा, और यहाँ पे जो है तुम्हारे पास लैम्डा बाय 2n आने वाला है। ठीक है, बराबर है। तो नहीं, एक्चुअली वेट, ये नहीं आएगा, बीटा नहीं आएगा, पहले तुमने ये इक्वेशन लिखी होगी राइट, फिर जब तुम काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए डिफरेंशिएट करोगे, गो बैक टू व्हाट dk by dx वाज, राइट, इट वाज हाफ म्यू dy by dt का होल स्क्वायर। सर एल्स हम सिर्फ लैम्डा बाय 2 पे इंटीग्रेट करेंगे, नॉट इंस्टेड ऑफ लैम्डा बाय 2n, सो हम लोग को एक वन लूप में मिल जाएगा एंड देन द एंटायर आंसर विल मल्टीप्लाई बाय n टाइम्स। नहीं, वन लूप में कैसे मिलेगा लैम्डा बाय 2? अब लैम्डा सिंबल उसके लिए वेवलेंथ के लिए है ना, लैम्डा सिंबल तो सर बट देन आई एम सब्स्टिट्यूटिंग लैम्डा बाय 2 एज l by m, l by n। हाँ ठीक है, एक ही बात है, मैं उस लैम्डा के टर्म से कर रहा हूँ, तुम लेंथ के टर्म से कर रहे हो, बाय n तो करना ही पड़ेगा।
मैं जो हाँ कह रहा हूँ वो सर। ये कह रहा हूँ कि जब तुम एनर्जी इन nth, पहले तो तुम लिखोगे ना, ये छोड़ दो, मैंने ये कॉपी कर लिया वही फंक्शन जो कि फंडामेंटल के लिए आया था। ये निकालने के लिए पहले तो मैं लिखूंगा nth हार्मोनिक का dk by dx, यानी कि nth हार्मोनिक का एनर्जी डेंसिटी, राइट? ये हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ म्यू और dy by dt का स्क्वायर। dy by dt जब आप इसका करेंगे तो अब n ओमेगा बाहर आएगा इधर से। सर वो तो बीटा में सब्स्टिट्यूट करेंगे ओमेगा को एन ओमेगा तो हो ही जाएगा ना। ठीक है, चलो वो भी बात सही है, बीटा में डाल दो, बीटा के टर्म्स में कर रहे थे तो बीटा में बीटा भी में ओमेगा है ना, तो उसको एन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। n बीटा हो जाएगा और सर बाकी एन तुम्हारा स्क्वायर बीटा हो जाएगा। n स्क्वायर बीटा हो जाएगा और तुम्हारे पास बन जाएगा वही साइन स्क्वायर के एक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बराबर। हाँ सर। यहां से तुम यही प्रोसीजर फॉलो करोगे कि बस अब तुम देखोगे एनर्जी इन वन लूप इन nth हार्मोनिक यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन 2 तुम कर रहे हो, तो साइन ओमेगा टी 1 हो गया है, ये वाला पार्ट बचा है, तो देयरफॉर यू विल एंड अप विद कि भाई एनर्जी ऑफ वन लूप इन द nth हार्मोनिक विल बी बीटा n स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर n के एक्स डी एक्स 0 से लैम्डा बाय 2n। सही है, ये तुम्हें दे देगा n स्क्वायर बीटा बाय 2 और इधर से आ जाएगा लैम्डा बाय 2n, तो तुम्हें मिल जाएगा वही जो उधर आया था लेकिन n से मल्टीप्लाइड, यानी बेसिकली n एनर्जी ऑफ वन लूप इन दी फंडामेंटल। समझ गए तुम लोग? बीटा लैम्डा बाय 4 तो उधर भी आया था एक लूप में, यानी कि nth हार्मोनिक के एक लूप का एनर्जी फंडामेंटल के एक लूप का एनर्जी का n टाइम्स होता है। फंडामेंटल का एक लूप तो मतलब फंडामेंटल पूरा ही एक लूप होता है, बट लेकिन एट द सेम टाइम nth हार्मोनिक में n लूप्स भी हैं, राइट? बट दी nth हार्मोनिक सर एन स्क्वायर टाइम्स होता है ना क्या चीज? आंसर? नहीं, ये नीचे था ना लैम्डा बाय 2n, क्योंकि आपने मैंने एन स्क्वायर लिखा, आपने करेक्ट दिया था उसका। अभी हो जाएगा ना n स्क्वायर, but the nth harmonic has n loops, therefore total energy on the string is equals to n times the energy of one loop in the nth harmonic, which is n square times the energy of one loop in the fundamental, but energy in the fundamental one loop is all there is, so n square energy of the fundamental। सब समझ गए? nth हार्मोनिक का हर लूप n टाइम्स ज्यादा एनर्जेटिक है कंपेयर टू फंडामेंटल का एक लूप, और nth हार्मोनिक में n लूप्स भी है, तो देयरफॉर n स्क्वायर का फैक्टर बनेगा इन टोटलिटी। समझ गया सबको? यस। ठीक है, फिर तो बेसिकली दैट्स द एंड ऑफ दिस स्टोरी। देख लो मिताली। तो इस तरह से वेव ऑन अ स्ट्रिंग हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे साउंड, विच इज एन एग्जांपल ऑफ अ लॉन्जिट्यूडनल वेव। ठीक है, अभी तक हम ट्रांसवर्स वेव पढ़ रहे थे, अब हम लॉन्जिट्यूडनल वेव पढ़ेंगे जिसका प्राइम एग्जांपल साउंड वेव्स है। तो साउंड इज बिग चैप्टर, मतलब वो सेम बुक में आ जाएगा। आ जाएगा साउंड एक्चुअली, अब क्योंकि ये पढ़ लिया है तो बहुत सारा चीज यहाँ से सीधे कॉपी पेस्टिंग है। जो वेव का जनरल कॉन्सेप्ट है साइन वेव, उसमें क्या एम्पलीट्यूड है, क्या ओमेगा है, हार्मोनिक्स, वो सब बहुत कॉमन है, सब कुछ कॉपी पेस्ट में कर दूंगा। जो नए टॉपिक्स हैं वो डिटेल में हम पढ़ लेंगे, बट द फैक्ट दैट वी हैव डन ट्रांसवर्स वेव्स विल बी वेरी हेल्पफुल इन डूइंग साउंड क्विकली। दूसरी चीज ये है कि एक चीज जनरली तुम लोगों के उसके लिए पॉइंट के लिए कि साउंड जो है उन्होंने जो तुम्हारा बुकलेट है उसमें वेव्स करके बुकलेट का नाम है, उसमें वेव ऑन अ स्ट्रिंग और साउंड एक ही बुकलेट में है।
but that booklet is basically clubbed 2 chapters in one. So wave on a string, which is usually considered a separate chapter from sound, they have made it into the same booklet. तो तुम्हारे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स भी जो है उनमें भी सेपरेशन नहीं है. इट्स नॉट लाइक पहला पार्ट इज वेव ऑन अ स्ट्रिंग एंड दूसरा पार्ट इज साउंड. द होल एक्सरसाइज इज जस्ट अ मिक्स्ड बैग ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम वेव ऑन अ स्ट्रिंग एंड साउंड. तुम कर रहे हो तो अचानक से साउंड का भी प्रॉब्लम आ जाएगा, वेव ऑन अ स्ट्रिंग का भी प्रॉब्लम. तो बुकलेट जो है दैट इज 2 चैप्टर्स इन वन. यूजुअली जो है दे आर ट्रीटेड एज 2 चैप्टर्स सेपरेटली. HCV में देखोगे तो 2 अलग अलग चैप्टर हैं. वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज 1 चैप्टर व्हिच वी हैव फिनिश्ड नाउ. साउंड इज अ डिफरेंट चैप्टर. ठीक है. Wave optics is another chapter which we'll do after sound, which is also a wave thing. एक सेंस में ये वेव ट्रायलॉजी पढ़ रहे हैं, जैसे मूवीज का ट्रायलॉजी होता है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टाइप का, वैसा ही है, लेकिन इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं. सब वेव्स का ही स्टोरी है, लेकिन 3 अलग अलग पार्ट्स में. ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव एंड लाइट वेव्स. राइट. HCV में उस चैप्टर का नाम वेव ऑप्टिक्स नहीं है, लाइट वेव्स. देख लो सिर्फ. राइट. अब हम डिस्कशन करेंगे साउंड का, बट रियली जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव इन अ मटेरियल, एनी मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड, गैस. इनफैक्ट क्या चीज है कि बहुत बार ऐसा होता है फिजिक्स में, which is a nice interesting thing about physics, is that a lot of things that we have a certain name for, which we, from common life, are actually something else altogether. And the more we study, the more we find out that हमारा जो common usage है उस word का, या जो layman usage है उस word का, वो काफी different है उससे. तो when we normally say sound, we are probably thinking of a particular example of sound, which is mostly either human voice or maybe music or car ka sound or whatever, right? And plus we are limited by biology, so we give preference to those sounds which we can actually hear. It's not that the other things are not called sound. Ultrasound is also sound, but it's in a frequency range that the human body is not evolved to detect, right? So you can't hear it, but that doesn't make it any less of a sound. लाइट के साथ भी ये है. हम लाइट जो वर्ड है हिस्टोरिकली, वो एक बहुत ही नैरो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो बहुत बड़ी है, उसमें एक्सरे भी है, इंफ्रारेड भी है, रेडियो वेव्स भी है, माइक्रोवेव्स भी है. लेकिन जब इंसान ने डिटेक्ट करना शुरू किया, एंड ऑफ कोर्स इन द बिगिनिंग बिफोर एनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज देयर, द ओनली डिटेक्टिंग मैकेनिज्म वाज योर ओन बॉडी. So things you could detect directly with your own sensors, with your eyes, with your ears, with your skin, whatever, became your first introductions to those kind of things. तो वो नाम उन्हीं के साथ एसोसिएट हो गए, है ना, जैसे ब्रांड नेम चिपक जाता है कुछ चीजों के साथ. तो लाइट जो वर्ड है वो चिपक गया विजिबल स्पेक्ट्रम के साथ, which is a very narrow slice of the entire EM spectrum. And it is no more important or no less important than the other things. I mean, for us, it is vastly more important because our lives revolve around being able to see things. So from a social perspective, from a psychological perspective, of course, that narrow band of frequencies is infinitely more important to me than any other frequency in the electromagnetic spectrum, right? But from a physics standpoint, they are all equally important or equally not important. Similarly, sound के साथ भी ये है कि हम तो एक रेंज में साउंड को डिटेक्ट करते हैं कानों से, लेकिन बहुत सारा जो साउंड है वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, बट इट इज स्टिल टेक्निकली साउंड. साउंड का जो जनरल डेफिनेशन है इज नॉट समथिंग यू हेयर. साउंड का जनरल डेफिनेशन है एनी लॉन्जिट्यूडनल वेव इन एनी फिजिकल मटेरियल इज कॉल्ड साउंड. सो व्हेन यू थिंक ऑफ, लेट्स से यू टेक अ स्लिंकी which is that loose spring, और तुमने एक साइड वॉल से अटैच कर दिया. अगर तुम इसके एंड को ऊपर नीचे चलाते हो तो तुम इसमें एक ट्रांसवर्स वेव सेटअप करते हो, राइट? कि ये कॉइल ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा, अगला कॉइल ऊपर चला जाएगा, दैट्स अ ट्रांसवर्स वेव. बट अगर तुम इसमें आगे पीछे मोशन करके वेव चलाते हो तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे 2 कॉइल पास हो जाएंगे और बाकी सब नॉर्मल दिखेंगे.
फिर ये जो कंप्रेशन टाइप है ये यहाँ पे दिखेगा, 2 कॉइल यहाँ पे पास आ गए होंगे, बाकी सब नॉर्मल दिखेंगे। फिर ये यहाँ से भी आगे चला गया होगा, यहाँ पे 2 कॉइल पास आ गए होंगे और फिर ऐसे। तो ये जो फीचर है जिसको तुम डिटेक्ट कर रहे हो एज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द थिंग व्हिच इज प्रोपगेटिंग टू द राइट, अगेन लाइक आई सेड नथिंग इज एक्चुअली गोइंग टू द राइट, द कॉइल्स आर ओनली ऑसिलेटिंग इन प्लेस लाइक दिस, बट इट प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट कि भाई ये 2 कॉइल ऐसे ऑसिलेट करके पास आए एक इंस्टेंट पे, तो हमें यहाँ दिखाई ये कंप्रेशन, फिर जब ये इधर चलेंगे तो ये इसके पास हो जाएगा, तो वो मेरे को लगेगा कि वो कंप्रेशन यहाँ आ गया, राइट? इट्स एन इल्यूजन बिकॉज वी आर पैटर्न सीकिंग, बट द पॉइंट इज that since this is a longitudinal wave in a physical material, it is technically sound. This is also sound. You might not hear it. You might hear it, depends. I don't know how rapidly one has to move a slinky so that whip में जैसे वो wave चलता है, तो क्या हम सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे वो अलग बात है. That's a different affair, right? When I touch this table, the table is not rigid, right? So when I touch it very lightly, I am going to generate some kind of a wave in it, है ना? इसके अंदर वो प्रोपगेट करेगा, ऐसे कंप्रेशन डीकंप्रेशन होगा इसके मटेरियल का, मेरी उंगली में भी ऊपर वापस ट्रांसमिट हो जाएगा, क्योंकि ये इसके लिए भी उंगली भी रिजिड नहीं, वो भी इलास्टिक मीडियम है, तो जब ये आके टकराता होगा टेबल से, हमारे स्केल पे तो ये कोई पॉइंटलेस चीज है, लाइक हु केयर्स इफ माय फिंगर टचेस द टेबल, बट एट द स्केल ऑफ द फिंगर एंड द टेबल इट्स अ मैसिव इवेंट, इट्स लाइक प्लैनेट्स कोलाइडिंग, राइट? कि फिंगर आया ऐसा ऊ करके और टेबल को ठोका, तो मेरा फिंगर में भी ऐसा वाइब्रेशंस ट्रैवल करता होगा, टेबल में भी ट्रैवल करता होगा, मैं उनको सुन नहीं सकता for whatever reason, maybe the frequency is not right, maybe the amplitude is too small, but they are still sound. It is still strictly called sound because it is a longitudinal wave propagating in the material medium. ऐसा नहीं कि मेरा उंगली में केवल longitudinal wave propagate करेगा, ऐसा रैंडम सा इवेंट होगा कि उंगली टकराए टेबल से, तो हो सकता है सरफेस पे ट्रांसवर्स वेव्स भी जाता हो ऐसे करके, like the skin might flex like this also, बट अंदर इसके मटेरियल में फ्लैश के अंदर कंप्रेशन डीकंप्रेशन भी जाता होगा, एंड दैट पार्ट इज स्टिल टेक्निकली साउंड regardless of whether or not I can hear it. So any longitudinal wave in physical matter solid, liquid, gas is called sound. यही sound का definition है. Sound is as general as that. सुन पाना या नहीं पाना जो है वो एक अलग चीज है, वो human bias है. But any kind of a compression decompression that travels in solid, liquid or gas is called sound. ठीक है. अब हमारा जो प्रोटोटिपिकल सिस्टम होगा इस पूरे डिस्कशन के लिए, साउंड के पूरे स्टडी के लिए, जैसे इधर के पूरे पार्ट में हमारा जो सिस्टम था वो एक स्ट्रिंग था, ठीक है? मैंने एक स्ट्रिंग लिया था जिसका कुछ मास पर यूनिट लेंथ था, उसको एक वॉल से अटैच कर दिया था, फिर हम उस पर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहे थे अप एंड डाउन, फिर वो प्रोपोगेट कर रहा था. इनिशियली हमने सीखा कि उसको डिस्क्राइब कैसे करें, YXT, VXT, स्पीड क्या है, स्लोप क्या है. फिर हमने उसका फिजिक्स पढ़ा कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, वो मास और टेंशन पे डिपेंड करता है, कितना फास्ट वो प्रोपोगेट करेगा. फिर हमने उसका एनर्जी का डिस्कशन किया, फिर हमने और चीजें पढ़ी, सुपरपोज हो जाएंगे 2 वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स बनेंगे, राइट? So we made it more and more complex and detailed, but the idea was that was a physical system which was a constant throughout. We were always studying a wave on a string. For this part of the story, our system, since I want longitudinal waves, वैसे तो longitudinal waves liquids और solids में भी होते हैं, लेकिन primarily हम लोगों का सिस्टम इस वाले पार्ट के लिए एक गैस रहेगा. उसका कारण ये है कि ideal gas is a system that we have already studied in thermodynamics. So we are aware of it, we understand it well enough, we know its equations, we can write its energy. All of thermodynamics can be borrowed here for the analysis of a propagation of a wave in an ideal gas. So our system of study here, and since we are still studying one-dimensional waves, I mean in the beginning at least, sound को वैसे हम 2D 3D में भी डिस्कस करेंगे. वेव ऑन अ स्ट्रिंग को तो हम 1D में ही डिस्कस कर सकते हैं. वी आर कंस्ट्रेन्ड बाय द चॉइस ऑफ द मीडियम. अ स्ट्रिंग इज वन डायमेंशनल, सो आई कांट टॉक अबाउट 3-dimensional waves on a string, right? That is not a thing. But sound of course propagates in 3D in general, क्योंकि गैस तो हर जगह है ऐसे करके, तो उसका 3D डिस्कशन भी कर लेंगे. लेकिन अभी के लिए सिस्टम ऑफ स्टडी हियर is an ideal gas in a long narrow pipe
which is lying along the x-axis. पाइप का दूसरा एंड पे क्या है, क्या वहां पे वो बंद है या वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, that is again something that we will come to later. If you remember wave on a string में भी शुरू के discussion में, to understand what it looks like, how it moves, I simply said there is a string which goes all the way, because if I go all the way and find out what is going on there, that requires another analysis, which is what we studied later, reflection and transmission. तो अभी मैं उसमें नहीं घुसना चाहता हूं, तो मैं अपने आप को लिमिट कर दे रहा हूं to the initial. I will assume that the pipe is infinitely long, so that it is not my job to understand what happens when the wave reaches the other end of the pipe. वो बाद में आएगा, रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कैसे होगा वो बाद में आएगा. फिलहाल ओनली आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द वेव प्रोपगेट्स इन द पाइप, राइट. तो सिस्टम ये है कि ये पाइप है और ये इधर की तरफ एंडलेस है, लेकिन इधर की तरफ एक पिस्टन है जो स्मूथली तुम इसमें अंदर बाहर कर सकते हो. दिस इज द काउंटर पार्ट ऑफ यू ग्रैबिंग द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड मूविंग इट अप एंड डाउन. That was a transverse wave, so you used to move your hand up and down and the wave would go like this. This is a longitudinal wave, so you will have to disturb it in the same dimension and it will propagate in the same dimension, right? And this is filled with an ideal gas of some density. And for the sake of visualization, so that कि तुम लोग इसको अच्छे से visualize कर पाओ कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है उसके साथ, imagine ये करो कि ये पाइप जो है ट्रांसपेरेंट है, सी थ्रू पाइप है, और जो इसके अंदर गैस है वो किसी कलर का है, ग्रीन कलर का गैस है, ठीक है. सो तुम देख सकते हो उसको, और एक सर्टेन डेंसिटी पे जब वो गैस होगा तो एक सर्टेन शेड ऑफ ग्रीन दिखेगा. अगर कहीं पे उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा तो उधर में ज्यादा इंटेंस ग्रीन दिखेगा. कहीं पे उसका डेंसिटी कम हो जाएगा डिफॉल्ट डेंसिटी से, एक डिफॉल्ट डेंसिटी है उसका, तो मान लो एक मीडियम शेड ऑफ ग्रीन है. अगर कहीं पे उसका डेंसिटी कम हो गया ड्यू टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव तो वहां पे फेड हो जाएगा, और कहीं पे डेंसिटी बढ़ गया तो वहां पे और इंटेंस ग्रीन हो जाएगा. सो बाय लुकिंग एट दोज वेरिएशंस इन कलर you can see the pattern move in the pipe, correct? On a string, because it's a transverse wave, it's very easy to spot where the wave is, because wherever the string is distorted, the string goes away from its normal position, so you can easily see it, right? कि string यहाँ पे उठा हुआ है तो wave यहाँ पर है, फिर wave ऐसे जाएगा. लेकिन ये तो longitudinal wave है, ये इस dimension में तो कुछ करता नहीं है, इसका सब कुछ ऐसे ऐसे ही होता है. और गैस अगर हम देख नहीं पा रहे हैं आंखों से, like a normal gas, तो पता नहीं चलेगा कि इसमें wave चल रही है. Like what is our visual cue to sort of track the pattern, right? So that's why I'm saying imagine of some color, green color, and the intensity of the color green will correspond to the local density of the gas. So far so good. अब इसमें एक गैस भरा हुआ है और क्योंकि पूरा इक्विलिब्रियम में है तो हर जगह सेम डेंसिटी है. So this is corresponding to the string being in the undisturbed position. अब तुम ये बताओ कि अगर तुम मान लो स्ट्रिंग पे इस एंड को पकड़ के केवल ऊपर ले लेते हो और फिर हाथ नीचे नहीं लाते हो, तो किस टाइप का शेप स्ट्रिंग पे प्रोपगेट करेगा? एक डी के जैसा ग्राफ आ जाएगा. If you move your hand up but do not bring it down, let's say, तो क्या होगा कि तुमने अपना हाथ ऊपर कर लिया तो स्ट्रिंग में ऐसा बन गया, लेकिन फिर बाकी स्ट्रिंग भी उठेगा उस पोजीशन पे आने के लिए. तो ये जो स्लोप बनी हुई है सॉरी, ये जो स्लोप बनी है ये आगे आगे प्रोपगेट करेगी. थोड़ी देर में यहां तक ऐसा और यहां तक ऐसा हो गया होगा, थोड़ी देर में यहां तक ऐसा और यहां तक ऐसा हो गया, तो तुम इसको बोलोगे ग्रेविटी से वापस वो नीचे भी आ जाएगा ना? नहीं, ग्रेविटी जाने दो, ग्रेविटी को कोई रिलेवेंस नहीं. ठीक है, ये समझ गए तुम लोग? हाँ. ठीक है, यानी अगर तुम उसको एक वैल्यू पे डिस्प्लेस कर देते हो तो अब क्या होता है कि एक वेव जाता है जो सबको उस वैल्यू पे लाता है. अगर तुम अब हाथ नीचे कर दो तो एक और वेव निकलेगा, तुम इसको अब कुछ नहीं कर सकते हो. You have to understand that once a disturbance has started moving in the medium, it cannot be stopped or brought back. If you do anything else now to try to influence things, that will set its own disturbance which will now do the job of. तो पहले तुमने हाथ ऊपर उठाया तो एक वेव निकला जो सबको ऊपर 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 करता हुआ जा रहा है. अब तुम बोले नहीं यार ऊपर नहीं करना था, नीचे करना था, लेकिन जो ऑलरेडी ऊपर हो चुका है उसका तुम कुछ नहीं कर सकते. अब तुम ये करोगे कि अब हाथ नीचे ले आओगे तो एक और वेव निकलेगा यहाँ से ऐसा करके, जो ऊपर है उनको नीचे करता हुआ जा रहा होगा, लेकिन जो आगे फ्रंट है जो सबको ऊपर करता हुआ जा रहा है उसको रोका नहीं जा सकता है. तो एक पूरा पल्स जा रहा है जिसका फ्रंट जहां जहां पहुंचता है वहां वालों ऊपर हो जाते हैं और पीछे वाला उनको नीचे नीचे करता हुआ जा रहा है. इफ यू नाउ से समथिंग एल्स देन दैट विल सेंड इट्स ओन. एनीथिंग यू डू सेंड्स इट्स ओन
disturbance in the medium, right? It's a connected medium. It's like past and present path. Yes, correct. Very true actually. You do something and it goes out, and that it cannot be changed after that, right? If you do something else, then that sends its own kind of ripple or disturbance in the whole thing, and that will do its own thing, right? But once you have done something, that wave has an independent existence of its own. It will just go forever as long as the string is there. क्योंकि what you have to understand is waves are actually information, right? तुमने कभी हाथ उठाया था, वो इसके शेप में एनकोडेड है. तुम अपना पास थोड़ी चेंज कर सकते हो कि तुमने हाथ उठाया था. अब तुम हाथ नीचे कर लो तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि हाथ बाद में नीचे किया गया था, लेकिन ये इंफॉर्मेशन कि हाथ उठाया था वो डिसअपेयर नहीं हो सकती है. एक कनेक्टेड मीडियम में कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हो जाती है. तो ये जो फ्रंट है ये जा रहा है लोगों को बताता हुआ कि भाई हाथ उठाया था, हाथ उठाया था, हाथ उठाया था, हाथ. दैट कैन नॉट बी चेंज, यू कांट ब्रिंग इट बैक. अब हाथ नीचे कर लिया तो एक और इन्फॉर्मेशन का वेव निकलेगा जो फिर पीछे जाएगा, बोलेगा हाँ हाथ नीचे कर लिया, हाथ. और जितना देर लगा होगा, एक पहले वेव जाएगा तो इसको पता चलेगा हाथ उठाया, और फिर एक दूसरा वेव जाएगा 2 सेकंड बाद जो बोलेगा हाथ नीचे कर लिया. तो वो डिले से तुम बता पाओगे यहाँ पे बैठ के कि हाथ उठाने और हाथ नीचे करने के बीच में कितना टाइम इंटरवल. ये एक्चुअली पता है हम लोग यूज भी करते हैं इस टाइप का चीज. जब अर्थक्वेक होता है कहीं पे, तो अर्थक्वेक से 2 टाइप के वेव्स निकलते हैं. अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर होता है वहां से 2 टाइप के वेव्स निकलते हैं. एक वेव होता है जिसे कहते हैं एस वेव और एक होता है पी वेव. अब दोज अल्फाबेट स्टैंड फॉर व्हाटएवर, बट वन ऑफ देम इज अ सरफेस वेव एंड इट्स अ ट्रांसवर्स वेव. अब वैसे तो अर्थ का रॉक है, लेकिन रॉक भी हार्ड है, बट इट्स नॉट रिजिड. अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स लाइक अ फ्लूइड, इट्स लाइक अ विस्कस फ्लूइड, राइट? सो व्हेन द earthquake generates a wave, but there is a surface wave that propagates at a certain speed, and below the surface in the rock there is a longitudinal wave also that propagates at a different speed, and generally that wave is faster. ठीक है? तो अगर एपिसेंटर यहाँ है और एक अर्थक्वेक मेजरमेंट सेंटर या डिटेक्शन सेंटर यहाँ पर है, तो दोनों वेव्स जब यहाँ से जनरेट होंगे, so since they travel at different speeds, by simply measuring the time interval between their passage at your location, कि वो वेव आया फिर 5 सेकंड बाद वो वेव आया, you can tell how far the epicenter is from your location. तो ये 2 सेकंड जो आता है उसको ही आफ्टर शॉक्स बोलते हैं. ये मुझे पता नहीं, हो सकता है उसको बोलते होंगे आफ्टर शॉक्स. आई डोंट नो इफ दे आर डिटेक्टेबल एट द सरफेस और इवन people even realize it. But the point is, meteorologically speaking, we are able to detect both of them, and from the interval between them we are able to understand how far the epicenter must have been from where we are located, right? इसका जो एक ग्रैंड स्केल पे हमने किया है चीज, ह्यूमैनिटी इज लाइक एंडलेसली क्लेवर. इसका जो ग्रैंड स्केल पे हमने किया है वो है द डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स व्हिच आर नॉट कमिंग फ्रॉम द अर्थ, व्हिच आर कमिंग फ्रॉम सम ब्लैक होल्स व्हिच आर लाइक अ बिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम देयर. And so by building 2 different detection centers into widely spaced locations, कि एक अमेरिका का साउथ ईस्ट में है और एक अमेरिका का नॉर्थ वेस्ट में है, and then as the gravitational wave which was emitted because 2 black holes collided like a billion years ago, and it has been going through space for a billion years, now reaches the earth and causes some effect here, and then it reaches here and causes some effect here. By measuring कि इन दोनों के बीच में जो time interval था, we can sort of extrapolate to how far the black holes were from us, or how far back in the past we have to go to know that this event happened, right? तो वो उसका बड़े grand scale पर execution है. The point But is, even if we come to know कि कितना दूर था, but still it was a billion years ago that data was true, right? it is, and So like what's the use of it? अब वो एक अलग इशू है कि व्हाट्स द यूज ऑफ इट. वी आर बेसिकली ऑलवेज क्यूरियस, ऑलवेज फिगरिंग आउट कि व्हाट हैपेंड अ बिलियन इयर्स अगो, एंड टू अ लार्ज एक्यूरेसी. आई मीन इट्स लाइक तुम्हें लग सकता है कि बिलियन इयर्स इज लाइक व्हाटएवर, बिलियन प्लस माइनस 500 मिलियन, क्या फर्क पड़ता होगा 2 मिलियन 4 मिलियन, बट इट्स एक्चुअली इनसेनली प्रिसाइज टू एन एक्सटेंट कि कितना मैप कर लिया यूनिवर्स को, उसके इवेंट्स को, उसकी हिस्ट्री को up till what point in time is actually quite impressive. ठीक है? अच्छा, so now the other thing is that ये जो मैंने किया स्ट्रिंग पे, इसका हमारे पाइप सिस्टम, इसका हमारे पाइप सिस्टम में एनालॉग क्या होगा? Like if I want to create a longitudinal wave of a similar nature in that pipe system, what must I have done to that piston? तुम लोग बताओ मेरे को. पिस्टन के साथ क्या किया जाए
कि जो ऊपर हुआ है उसका एनालॉग यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनली क्रिएट हो। सो फिर धक्का देके होल्ड इट देयर। यस करेक्ट। तुम इसको पुश इन करोगे बाय सम स्मॉल अमाउंट बट यू विल नॉट पुल इट बैक आउट। तो जब तुम इसको पुश इन कर दोगे तो जो होगा वो ये होगा कि पिस्टन अगर यहां आ गई, पिस्टन तेजी से आई होगी तो इधर के रीजन में पिस्टन ने एक हाई डेंसिटी रीजन क्रिएट कर दिया होगा। एक्चुअली होगा ये, देखो अब तो थोड़ा ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। पाइप है, उसका एक सर्टेन टोटल वॉल्यूम है, भले ही हम नहीं देख रहे हैं कि कितना लंबा है, लेकिन होगा तो कुछ टोटल वॉल्यूम। उसमें एक टोटल अमाउंट ऑफ गैस है, फिक्स नंबर ऑफ मोल्स है, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक डेंसिटी है। पिस्टन को इधर से इधर मूव करने से तुम पाइप का टोटल वॉल्यूम कम कर दे रहे हो ऑब्वियसली, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस तो पाइप के अंदर फिक्स्ड है, तो यानी कि कंटेनर के अंदर गैस की डेंसिटी बढ़ जानी चाहिए। द इशू इज, द रियल क्वेश्चन इज, will the density of the gas in the entire pipe increase at the same time? नो सर। That is really the issue. That is what waves are. In our universe, nothing happens instantaneously. Information cannot get from point A to point B instantaneously. That would have been amazing. I don't know if it would have been amazing or not. I can certainly think of some applications where it would be useful. It might actually have some very unfortunate consequences also, who knows. But my point is that if it was the case कि मैं piston दबाता और गैस का नया डेंसिटी जो है वो इमीडिएटली हर जगह अपडेट हो जाता, कि पिस्टन यहां प्रेस किया और पूरा पाइप एक साथ डार्क ग्रीन हो गया, राइट? तो देन वी हैव इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन। भाई 50 किलोमीटर लंबा पाइप है, 10 लाइट ईयर लंबा, एक यहाँ से मार्स तक पाइप है, राइट? तुम मार्स पे बैठे हो, अदरवाइज मार्स से कम्युनिकेट करने में 7 मिनट लगते हैं। लाइट टेक 7 मिनट्स टू गेट फ्रॉम अर्थ टू मार्स, ठीक है? तो इट्स 14 मिनट्स फॉर अ राउंड ट्रिप। लाइक इफ यू वांट टू सेंड समबडी अ मैसेज, you will send it by electromagnetic waves, right? Or if you want to communicate with a rover, we'll send some message, send some instruction that will take 7 minutes to get there, and once it has done that thing, it will intimate the confirmation ki ho gaya. To say that something has to be done and to know that it has been done is like a 14-minute long round trip. So it's like playing a video game jisme 14 minutes ka lag hai, right? You do something and to know that it has occurred is like a 14-minute long, and the further that thing is, the longer it takes, because we are limited by the speed of light. That's the fastest possible information transfer, right? तो अगर ऐसा होता कि किसी मीडियम में कोई डिस्टरबेंस एक एंड पे प्रोड्यूस करने से उसके इफेक्ट्स पूरे मीडियम में इंक्लूडिंग एंड पे इंस्टेंटली अपडेट हो जाते, तो देन वी वुड नॉट हैव एनी डिले इन कम्युनिकेशन, देयर वुड बी नो, वी कुड हैव इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन। तो मार्स पे बैठे होते, पिस्टन इधर एक और पिस्टन लगी होती, मैं इधर से मोर्स कोड में आगे पीछे आगे 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 पीछे करता, और अगर ये इंस्टेंटली सब कुछ हो रहा है तो वो पिस्टन भी इसी के साथ रियल टाइम में आगे पीछे, और तो उसको डीकोड कर लेते। इट वुड बी जीरो टाइम टेकन फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, but that is not possible. It does not happen in our universe. Our universe is limited by the speed of light. Therefore, and that is what the whole idea of waves is, because actually there is nothing, no medium which can respond that quickly. The medium responds, the medium starts to respond first from the end where the disturbance has been created, and then more and more of the medium responds. And this medium responding to what has happened here is essentially what the wave is. The wave is simply the medium responding to what has happened in one place. And since this is a wave in a gas, it can only respond at the speed of sound, not even at the speed of light. What you're doing is moving material longitudinally, which is the definition of sound, right? So sound gas में जिस speed से चलता है 300-400 मीटर पर सेकंड, उसी speed से, तो अगर मार्स तक लाइट को पहुंचने में 7 मिनट लगते हैं, yeah, it's like a domino effect. It's exactly like a domino effect. तो लाइट को अगर मार्स तक पहुंचने में 7 मिनट लगते हैं, तो साउंड को तो भूल ही जाओ। It's like a 1 year trip probably, कि यहाँ से वैक्यूम भी है ना, तो जाएगा ही नहीं। नहीं, इस पाइप के अंदर तो गैस है ना। हाँ, ये पाइप वहां तक जाता है, इसके अंदर गैस है, तो इसके अंदर साउंड प्रोपेगेट कर सकती है, लेकिन साउंड इज एक्सेप्शनली स्लो, राइट? आई मीन गैस के अंदर तो बहुत ही स्लो है। सॉलिड रॉड भी लगा दो तुम, यहाँ से लेकर धरती पे मैं खड़ा हो गया और मैंने एक सॉलिड रॉड लिया, ठीक है, और वो समहाउ मैंने इतना बड़ा रॉड बना दिया कि तुम मार्स पे खड़े हो और तुम्हारे हाथ में उसका दूसरा एंड है, और हमारा एजेंडा ये है कि मैं इसके एंड को पुश करूंगा बार बार ऐसे मोर्स कोड में, टिप टैप टिप टिप टैप करके, और ये जो ऐसे ऐसे करेगा तुम्हारे हाथ पे, तो तुम बोलोगे अच्छा मेरे को मैसेज रिसीव हो गया। अगेन द सेम इशू, when you move this end, it is not going to be the case that this end will move instantaneously. ये हमारा रिजिड बॉडी तो होगा ना। obviously there is no rigid body, right? That is the point. We are studying nature here. There is no absolutely rigid body, and that's why
हम लोगों का बायस हो जाता है रिजिड बॉडीज की तरफ, बिकॉज वी टेंड टू लुक एट थिंग्स ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल. अभी पेन इतना छोटा सा है कि अगर मैं इसके ये एंड को मूव करता हूँ तो एक तो इसका लेंथ बहुत छोटा है, इसके अंदर साउंड सॉलिड्स के अंदर जनरली ये भी साउंड है बाय द वे. दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर. इट इज सरप्राइजिंग व्हाट द वर्ड्स मीन. Pushing this end is basically in an attempt to move this end is actually what you're doing in the language of physics is you are generating a sound wave in this, because you are actually compressing this end, and as you put that compression now travels through the thing. वो जो slinky वाला मैंने example दिया, हर चीज slinky जैसा ही है to some extent. और फिर जब वो यहाँ पहुंचेगा और लास्ट वाला एंड ऐसे पॉप करेगा, तब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यू कुड से पूरा पेन को मूव कर दिया गया है. लेकिन ये इम्पॉसिबल है स्केल पे देखना. एक तो क्योंकि इंसान की आंखें उतनी फास्ट नहीं है कि मैं ये और ये में टाइम डिले देख लूं. दूसरा, साउंड काफी फास्ट चलता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफी फास्ट ही चलता है. सॉलिड्स के अंदर साउंड का स्पीड 5 किलोमीटर पर सेकंड टाइप्स तक होता है, और ये तो कुछ भी लेंथ नहीं है. तो इसको ट्रैवर्स करने में साउंड वेव को जो टाइम लगेगा वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरली अनडिटेक्टेबल है. सो माय एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद थिंग्स अराउंड मी इज बेसिकली एन इंस्टेंटेनियस एक्सपीरियंस. I move the bat and the bat hits the ball. It's actually not true. And the bigger the scale, the more you can see it becoming like a comedy, right? कि भाई ये एंड तुमने धक्का मारा, अब 5 किलोमीटर पर सेकंड से भी अगर वो जा रहा है कंप्रेशन, so it's going to take it like months before the other end pops and you say okay हाँ मेरे को मिल गया, right? That's the whole point of studying waves. Waves are not waves. Waves are really deformations in materials which propagate, and so in effect everything around us is a wave. Whenever my hand hits the table, whenever I move my mouth to speak, everything generates some disturbance in some medium and it travels at a certain speed, right? तो ये भी वही चीज है. तो ये जो बेसिकली लाइक सब कुछ स्प्रिंग जैसा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ता है. हाँ बिल्कुल, सब कुछ स्प्रिंग जैसा है. we live in a world of springs. We are made of springs. Things around us are made of springs. Springs might be different from each other. Some are more stiff, some are less stiff, but essentially if you thought of it like an animation, then you moving in the world and doing your stuff is really just you colliding with things with using springs, and those things also having springs. And so anytime you interact with a door, you grab a handle. Not even like intense stuff, not even like hitting hard or moving. Just the act of grabbing the handle sends ripples in your body and sends ripples in the door and all. These are very small, and obviously they die down as they travel in the medium. जो तुमने डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा है वो इसीलिए पढ़ते हैं, क्योंकि जब वो मटेरियल मेरे हाथ में वो रिपल्स जाएंगे, तो क्योंकि ये डिसिपेटिव मीडियम है, हीट जनरेट होती है इसमें, तो वो रिपल्स का एम्पलीट्यूड खत्म हो जाएगा एट सम पॉइंट. बट एवरी इंटरेक्शन आई हैव विद द वर्ल्ड, नॉट इवन एक्चुअली टचिंग अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, आई डोंट इवन नीड टू, just the act of moving my hand in a region which is surrounded by a gas produces a disturbance in a medium, and those ripples move away. And of course I can't detect them and nobody can hear them because they don't have the right frequency, but a mosquito or a fly, for which air is like a huge effect on its body, is able to detect it. Like makhi ko haath se marna is a painful process, right? It's impossible to, because you move your hand and you set a wave in the medium, and the wave is much faster than your hand moves, right? So obviously the thing knows that a hand is coming. ठीक है. So point यही है कि basically medium में propagation speed है, limited है और slow है. Generally speaking, sound is a very slow wave, relatively speaking. I'm saying for a human being it's quite fast, but compared to something like light, it's basically a trivial speed. तो खत्म करते हैं. बस एक चीज मैं और बोल देता हूँ. अब अगर तुम ये पिस्टन को यहाँ रोक देते हो, तो क्या ये हाई डेंसिटी रीजन इधर ही बैठा रहेगा? What is the future evolution of this region? What you will find is that at later and later times, even though the piston is now stopped and is staying put, this high density region will be found in more further and further locations. That is what the wave is. This is sound. And in fact, it is quite possible that you could hear it also. अब तुम दूसरा एंड पे कान लगा के रखोगे, तो ये जो पिस्टन अंदर आया है is equivalent to you hitting the mouth of the pipe with your hand. Kind of similar motion. उससे आवाज जनरेट होता है पुक करके. तो दूसरा लंबा सा पाइप के दूसरे एंड पे कोई कान लगा के रखेगा, और मान लो पाइप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर लंबा है, और साउंड जो है मान लो इसमें 1 किलोमीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो 10 सेकंड बाद उसको वो पुक से आवाज आएगा जो तुमने यहाँ पे जनरेट किया था, और वो आवाज यही चीज है. दैट इज द साउंड. दिस थिंग इज द साउंड. वंस इट गेट्स देयर, देन उसका जो एयर है उसके अंदर भी एक डायफ्राम है which is a detector mechanism, and so then high pressure gets there, और then कान के अंदर लो प्रेशर है, तो अचानक से violently ऐसे करेगा, और अंदर कनेक्शन से इलेक्ट्रिकल जो रिस्पॉन्ड करते हैं लाइक कॉन्टैक्ट्स, जब ये वायलेंटली ऐसे करेगा तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा, और वो तुम्हारे दिमाग में सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा कि तुमने कुछ सुना है, राइट? बट ये होगा, और अगर तुम इसको अब वापस ले लेते हो, वन लास्ट थिंग व्हेन वी लैंडेड, ये तुमने भेज दिया, राइट?
अब तुम इसका कुछ कर नहीं सकते हो, काउंटर पार्ट टू दिस, राइट? यू कांट ब्रिंग दिस बैक, इट्स जस्ट गोइंग एट द स्पीड ऑफ साउंड. इफ यू नाउ सडनली ब्रिंग इट बैक टू वेयर इट यूज्ड टू बी, व्हाट आर यू गोइंग टू? एक्चुअली मैंने ये गलत बनाया है, ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पूरा पाइप का डेंसिटी बढ़ाने का जरूरत है ना. ये वेव डेंसिटी बढ़ाता हुआ जा रहा है सबका, जैसे ये सबको उठाता हुआ जा रहा है तो पीछे सब उठा हुआ है अभी, तो ये वेव डेंसिटी बढ़ाता जा रहा है और पीछे सब बढ़ा हुआ डेंसिटी है. द पाइप इज टर्निंग इनटू अ डार्कर शेड ऑफ ग्रीन एंड इट इज द फ्रंट इज प्रोपगेटिंग एट द स्पीड ऑफ साउंड. दिस imaginary partition between where the information has already reached and where it is still to reach, that imaginary partition is running at the speed of sound, coloring the pipe into a darker shade of green. अब अगर तुम पिस्टन को अचानक से वापस लेते हो तो क्या होगा? अब ये वापस से इस कलर में आएगा, एक और पीछे से इसके निकलेगा. गौरव, पिछला डायग्राम इसलिए रॉन्ग था क्योंकि वो लिमिटेड नहीं हो सकता ना. जैसे ये अगर मैंने इसमें हाथ उठाया केवल और वापस नहीं लाया तो ये ऐसा थोड़ी बना देगा, उठा हुआ ही रहेगा ना, फिर अब वो उठाता हुआ जाएगा सबको. So that's the same thing that's happening here. If I move it in and don't bring it back, then I have reduced the overall volume. So I must increase the overall density. It can't come back to its original value. But the way it happens is that via sweeping motion. Anytime you move it, a sweep goes. You bring it back, another sweep goes after it, bringing the density back to this value. अब अगर तुम इस पोजीशन में थोड़ी देर रुक के रखो तो एक कलर होता जा रहा है, डार्क 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 डार्क. अचानक से तुमने इसको पीछे कर लिया तो अब यहाँ से एक और वेव निकलेगा जो वापस लाइट करता हुआ जा रहा है, इस कलर में लाता हुआ जा रहा है. तो अब ये जो डार्कर रीजन है वो लिमिटेड हो जाएगा, वो पल्स हो जाएगा अभी, और वो ऐसे ऐसे जाएगा और उसके पीछे भी अब पुराना लाइट ग्रीन होगा, उसके आगे भी पुराना लाइट ग्रीन होगा, बीच में डार्क ग्रीन होगा. ठीक है, सबको ये चीज समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू ऑल? So from the in the next lecture we'll take from this point onwards. We will learn how to mathematically describe it. Sir, what if from the other end also piston was shifted inwards? It would send its own wave from that side. They would meet, they would superpose also. The same things that happened with wave on a string will also happen here. And they will go through each other also. And then eventually they will go to the other end. And if the pistons are now set in place without moving them, then they are like walls. So the waves will reflect and come back. So now you'll have an endless traversal of waves in the pipe. So here, since our system is a narrow pipe along the x-axis, is the volume of the pipe ever an important factor? No, it's never going to be an important factor. We are still going to be describing this wave only in terms of the x coordinate. I'm drawing it as a pipe so that we can see what's happening, but mathematically we'll be treating it as a line. And I will be talking of the thing as being basically just the x-axis, and I will be interested in ki x pe density kya hai, right? सर बट अभी जैसे इट विल मूव द डेंसर पार्ट विल मूव एज द पीछे का वापस रेयर बन जाएगा ना. नहीं, अगर तुम पिस्टन को वापस नहीं लाओगे तो नहीं बनेगा ना. ओके, यूनिफॉर्म में हो जाएगा पूरा. हाँ, पीछे से डार्क, पीछे अब वो डार्क करता हुआ भागेगा सबको. अब वो डेंसिटी बढ़ाता हुआ वेव जा रहा है. जैसे ये हाइट रिएक्शन जैसा नहीं होगा. नहीं, वो तब होता है जब रिपीट करते हो. ओके, अगर तुम एक ही तरफ करके. हाँ Sir, I have a doubt in this only. Sir, the string wala part I understood what you did with the hand. Yeah. Sir, like, but by general intuition, it feels that in the pipe wala scenario, the shade of the green which will be obtained will be somewhere between the high density green and the low density green. ठीक है, I agree with you. What you see with the hand is that. I agree with you. I agree with what you're saying. We'll discuss it in a little bit more detail next time. In the beginning only, यहाँ से move करेंगे. तो ये जो बोल रहा है question ये भी ठीक है. Actually, when you move the piston, suddenly you have a very high density region here, which has to do with how the piston moved. That's even more detail. Like you have to zoom into it and see how the piston exactly moved, so that you produce a high density region. But then the situation evolves to some final, which has to be like if let's say the pipe is 10 liters in total volume, and you have some moles of gas, and by moving the piston in by let's say 1 foot, you have decreased the volume to 9 liters, which means you have increased the density by let's say a factor of 2. मान लो hypothetically. So obviously what should happen is that now the pipe is trying to achieve that new density. So of course the whole pipe, once the wave has reached the end, the whole pipe must be at that new density. And that is propagating like a wave. So it's basically just moving and bringing the density up to the value that it ought to have now. करेक्ट. लेकिन ये तो ट्रू ही है ऑब्वियसली कि इट कांट बी द केस कि अगर पाइप इतना लंबा है तो उसमें आधे रीजन में नई डेंसिटी हो गई है और आधे में पुरानी है. ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही बढ़ जाएंगे फिर.
You all follow? So just like Yes, ब्लॉक को sir. हीट करके एक साइड से रख दिया वैसा ही होगा ना? हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक इफेक्ट और भी होता है, for which we have to look into some bit of more detail, which is not really relevant for us as such at this level. But मैं बोल दूंगा कि क्या यहाँ पे relevant है वो criteria in terms of which you say कि how fast the piston moved, and basically the idea is इसमें वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एक सेंस में तुम वो डिटेल के ऊपर ग्लॉस ओवर कर दे रहे हो. यू आर बेसिकली अज्यूमिंग दैट योर हैंड इज कंटिन्यूअस विद द स्ट्रिंग. सो द स्ट्रिंग starting and your hand ending is not some, I mean, you're saying it's just like one thing and you're just simply moving it. Over here, the piston moving and hitting the gas particles which are discrete and spaced apart is an event in itself. And what has to be compared is the speed of the piston at which it is coming and the you could say the thermal velocities, the RMS velocities at which the particles are moving. So if the piston comes in too fast relative to whatever is the RMS speeds of these at that temperature, then it produces a slightly different effect. You get something like a shock wave because the piston is moving faster than the material itself, right? But if the piston moves slowly relative to the speed of sound, right, it is not supersonic piston and some normal मैंने अपने हाथ से चलाया, then at the scale of the particles, what you will see really is that the particles are moving, the piston is barely moving. मतलब अगर तुम ये स्पीड को एम्पलीफाई कर दो, यानी इसी को देखने लगो, और पिस्टन का स्पीड कुछ 10-15 मीटर पर सेकंड है, तो कंपेयर टू 300 मीटर पर सेकंड और व्हाटएवर इज द आरएमएस, दिस इज अ नेग्लिजिबल स्पीड. सो इन दैट सेंस द पिस्टन इज barely moving. It is simply that the volume is decreasing slowly over time. That is the kind of idealization we think of when we are thinking of this. But otherwise, in reality, yes, the speed at which the piston moves does control what is the initial density here and how the density then evolves. ठीक है? ठीक है, ऑलराइट. सो Thank नेक्स्ट you, टाइम sir. फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. और Thank you. वेव ऑन अ स्ट्रिंग हमारा पूरा हो चुका है. तो फ्रॉम योर बुकलेट एंड फ्रॉम HCV, एक्चुअली क्या है इशू उसमें कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, लेट मी, आई विल जस्ट मार्क देम फॉर यू. देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स व्हिच आर लाइक, आपने दिया था लास्ट टाइम. हाँ मैंने दिया तो था, और भी दे दूंगा मैं. अच्छा, एक चीज मुझे और बोलना है स्ट्रिंग में, प्लीज रिमाइंड मी द नेक्स्ट टाइम. I thought I'll do it today, but I just forgot. One other thing I have to tell you in standing waves, this kind of thing. ऐसा भी प्रॉब्लम्स टाइप है, ये कोई टॉपिक नहीं है कि कभी वो एक स्ट्रिंग दे देगा और दूसरा स्ट्रिंग दे देगा फॉर डिफरेंट म्यू और व्हाटएवर, और फिर बोलेगा इस पे स्टैंडिंग वेव सेटअप करो सच दैट कि इधर एंटी नोड बनता हो. सो यू हैव सम काइंड ऑफ अ सिचुएशन लाइक दिस, या नोड So बनता वैसे हो. आर्बिट्रेरी नहीं बोलता ना, it will be either node or anti node at the हाँ, junction. it has to be either an anti node or a node. They have to tell you what it is. You can't deduce it. But let's बीच में just remind difficult me. हो जाएगा ना. But हाँ, but just remind me the next time. I will take one problem or maybe just explain how you deal with this kind of situation. ठीक है? तो join string में standing wave वाला चीज जो है पहले बता देना next time. इसको करके फिर वापस से we continue with sound. ठीक है, all right? Any other Thank you, questions? sir. चलो ठीक है, all right. Thank you all. Bye. Thank you. Bye, sir. Okay.